नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए यादों की मीठी छाँव। दरवाजे की तेज खटखटाहट से मैं नींद से हड़बड़ा कर उठी। 7 बज चुके थे। मैंने झट से शॉल ओढ़ा और दरवाजा खोला। सामने दूध वाले को पाकर मैं बड़बड़ाती हुई किचन में डब्बा लेने चली गई। इतनी जोर से दरवाजा पीटने की क्या जरूरत है? रोज बाई सुबह 6 बजे तक आ जाती थी। उसके पास दूसरी चाबी थी। चाय बनाकर वह मुझे उठाती और नाश्ता तैयार करने लग जाती। मैंने डब्बा बढ़ाकर दूध लिया। तब तक काम वाली बाई प्रेमा भी सामने से आ गई। मैं उसे देर से आने पर बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर डर था कि कहीं वापस न चली जाए। उसको तो कई घर मिल जाएंगे, पर मुझे प्रेमा जैसी कोई नहीं मिलेगी। मैंने प्रेमा से कहा, अच्छा तू झट से चाय बना दे और नहाने का पानी गर्म कर दे। मेम साहब, एक तो गीजर खराब, बाथरूम की लाइट नहीं जलती, दरवाजे की घंटी नहीं बजती और फिर गैस का पाइप। आप ये सब ठीक क्यों नहीं कराती? मेरा काम बहुत बढ़ जाता है। वह एक ही सांस में उल्टा मुझे ही सुनाने लग गई। उसको कहने की आदत थी और मुझे सुनने की। बस यूं ही हमारा गुजारा चल रहा था। कभी कभी तो लगता था सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, पर जाऊं कहाँ? वहां भी तो अकेली ही रहूंगी। उम्र के 52 वसंत पार करने के बाद भी मैं एक नीरस सी जिंदगी ढो रही थी। रोज सुबह कोचिंग सेंटर जाना, 3-4 बैच को पढ़ाना, ज्वाइंट एंट्रेंस और नीट की तैयारी करवाना, फिर वापस शाम को घर आ जाना। प्रेमा जो बनाकर चली जाती उसी को गर्म करके खा लेती और टीवी के चैनल बदलते बदलते सो जाती। न मैं किसी के घर जाती, न कोई मेरे घर आता। यहाँ तक कि ऑफिस के कलीग से भी मेरी कोई खास बातचीत नहीं होती। दबी छिपी जबान में मुझे अकड़ू और खुसट की संज्ञा से जाना जाता। मैंने भी हालात के तहत पारिवारिक व सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोशिश नहीं की। मैं तैयार होकर अपने सेंटर पहुंच गई। दिल्ली के इस इंस्टीट्यूट में लगभग 200 बच्चे पढ़ते थे। मेरी योग्यता को देखते हुए मुझे मैनेजमेंट ने कई बार एकेडमिक हेड के लिए कहा, पर मैं कोई जिम्मेदारी लेने से बचती थी। मेरे ऑफिस पहुंचते ही मिसेज रीना बोली, लंच के बाद कहीं मत जाना। मुंबई आईआईटी से डॉक्टर सी आ रहे हैं। अपने स्टूडेंट से भी कह देना कि ऑडिटोरियल में 3 बजे तक पहुंच जाएं। वे अपना अनुभव शेयर करेंगे और बच्चों को कुछ टिप्स भी देंगे। ठीक है, कह दूंगी। सो दोपहर के बाद कोई क्लास नहीं होगी। तुम छुट्टी की बात तो नहीं सोच रही हो ना? अरे इतने बड़े प्रोफेसर हैं, आईआईटी में अपडीन होने का उन्हीं का नंबर है। और हाँ, वे हमारे साथ 2 बजे लंच भी करेंगे। तुम भी तब तक कॉमन रूम में पहुंच जाना। लंच के लिए हम लोग कॉमन रूम में इकट्ठे हुए। तभी प्रिंसिपल जोसेफ डॉक्टर सी को लेकर कमरे में आए। मैं उनको देखकर एकदम धक सी रह गई। पता नहीं उस एक लम्हे में क्या हुआ। अचानक मेरे दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मैं संभल पाती, प्रिंसिपल साहब ने मेरा परिचय कराते हुए कहा, ये नीरजा है, हमारे यहाँ की बेहद डेडिकेटेड टीचर। जानते हैं, इनका पढ़ाया बच्चा। मैंने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अरे नीरजा, तुम यहाँ? कहकर उन्होंने बड़े ही नपे तुले शब्दों में मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। आप जानते हैं इन्हें? प्रिंसिपल जोसेफ ने पूछा। हाँ, हम दोनों ने एक साथ ही एक ही कॉलेज से एमबीए किया था। कुछ याद है आपको? कहते हुए उन्होंने मुझे देखा और बोले, मैं नरेन। और उसी चिर परिचित मुस्कुराहट से मेरा स्वागत किया जैसा सदियों पहले मैंने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपने स्थान पर बैठ गई। मैं उन्हें कभी भूली तो नहीं, पर याद करके करती भी क्या? जो पल हमने साथ साथ बिताए थे वे लौट कर तो आएंगे नहीं। असेंबली हॉल में उनके परिचय और तजर्बे को लेकर जितनी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, वे सब आज मेरी झोली में गिरी होती। परंतु आज मैं एक कोने में मासूम सी सहमी सी दुबकी बैठी थी। इधर उनका लेक्चर शुरू हुआ।
उधर मैं यादों के झरोखों में जा गिरी। हमारी पहली मुलाकात एमबीए की उस सिलेक्शन लिस्ट से हुई जिसमें मेरा नाम उन्हीं के नाम के नीचे था। एक नाम राशि होने के कारण लिस्ट पर उसकी उंगली मेरी उंगली के ऊपर थी और वह अपने पंजाबी अंदाज में बोला था, आपका नाम नीरजा है। मुबारक हो जी, लिस्ट में नाम तो आया। मैं मुस्कुराकर एक तरफ हो गई। मुझे अपना नाम इस इंस्टीट्यूट में आने की खुशी थी और उसने समझा मैं उसकी बातों पर मुस्कुरा रही हूँ। एक ही नाम राशि के होने के कारण रजिस्टर में हमारे नाम भी आगे पीछे लिखे होते और सीटें भी आसपास ही होती। मैं हॉस्टल में रहती और उसने लाजपत नगर में पेइंग गेस्ट लिया था। उस इंस्टीट्यूट में किसी का भी नाम आने का मतलब था कि उसका पिछला रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन रहा होगा। वह काफी हंसमुख और चुलबुला लड़का था। अपने इसी स्वभाव के चलते वह जल्दी ही लोगों में घुल मिल जाता था। उसमें यही ऐसी खासियत थी जो उसे सबसे अलग करती और ऊपर से उसका सीख होना। उसके विपरीत मैं एकदम शांत शर्मीले स्वभाव की थी। जब भी वह मुझे देखकर मुस्कुराता मैं एक तरफ हो जाती। यूं कहना चाहिए कि मैं उससे कन्नी काट लेती। सुबह जब भी वह क्लास में आता एक खुशनुमा माहौल सा पैदा हो जाता। उसकी हंसी में भी संगीत की झंकार थी। मेरा परिवार लखनऊ में रहता था। पापा बैंक में थे और बड़े भैया एक मल्टीनेशनल कंपनी में चेन्नई में तैनात थे। एक दिन मेरा भाई किसी काम के सिलसिले में दिल्ली आया और मुझसे मिलने चला आया। मैंने अपने कॉलेज के गेस्ट हाउस में ही उसका रहने का इंतजाम करवा दिया था। उसको सुबह शताब्दी से पापा से मिलने के लिए लखनऊ जाना था। अचानक किसी वीआईपी के आ जाने से गेस्ट हाउस में उसका रहना कैंसिल हो गया। मैं परेशान हो गई। बाहर कैफे में बैठकर हम दोनों भाई बहन इसी उधेड़ बुन में लगे रहे कि अब क्या करें। तभी नरेन अपने एक मित्र के साथ पास से गुजरा और मेरी तरफ हाथ हिलाया। वह शायद अपने घर जाने की जल्दी में था। जवाब में मेरी तरफ से रिस्पांस न पाकर वह अपने स्वभाव के मुताबिक मेरे पास आया। हेलो जी, कोई परेशानी है क्या? जैसे उसने मेरे मन के भाव पढ़ लिए हूँ। हाँ है तो। मैंने बिना कोई समय गंवाए कहा, ये मेरे भैया हैं। आज रात मैंने इनका गेस्ट हाउस में रहने का इंतजाम करवा दिया था, पर अब वहाँ से मना कर दिया गया है। कोई आसपास होटल भी तो नहीं है और जो है वो बहुत महंगे हैं, है ना? वह तपाक से बोला। हाँ, मैंने कहा। कोई नहीं जी, मुझे आधे घंटे का समय दो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करके आता हूँ। कुछ ना हुआ तो अपने साथ ले चलूंगा। फिर वह भैया की तरफ देखकर बोला, आप टेंशन मत लो, मैं बस गया और आया। और सचमुच वह थोड़ी देर में आया और एक कमरे की चाबी देकर बोला, सामने के ब्लॉक में दूसरी मंजिल पर यह कमरा है, आराम से रहो। मैं उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। वह तो हॉस्टल का कमरा था, वह भी 2 या 4 लड़कों का। उसने आगे कहा, ये अकेले ही रहेंगे। दूसरे लड़के को मैंने कहीं और जाने को कह दिया है, आप आराम से रात बिताओ। मैं उसके इस एहसान के सामने बौनी पड़ गई। मुन्ना भाई की तरह वह अपने मीठे व्यवहार से कुछ भी कर सकता था। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैंने कहा। हाँ, यह हुई ना बात। कैंपस के बाहर पिज्जा खाते हैं, पैसे तुम दे देना। और फिर उसने पैसे देने नहीं दिए। कहा, तुम्हारे भाई के सामने नहीं लूंगा, पर उधार रहे। उस दिन के बाद मेरा उसके प्रति नजरिया बदल गया। हम कभी कैंपस में साथ साथ घूमते, कभी हेल्थ क्लब में, कभी स्विमिंग पूल में और कभी कैंपस के बाहर। वैसे तो वह अपने दोस्तों या प्रोफेसर्स के साथ ही घिरा रहता, पर जब मुझे देखता वह अकेला ही आता। साल कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। अब हमने अपनी असाइनमेंट रिपोर्ट्स भी साथ साथ तैयार की। कैंपस में ही उसका एक बड़ी कंपनी में सिलेक्शन हो गया था। मैं यही इसी इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना चाहती थी, इसलिए मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए। उससे बिछुड़ने का दर्द मुझे भीतर से खाए जा रहा था। उसके मन में क्या था
यह मैं कैसे जान सकती थी। हम उस दहलीज को भी पार कर चुके थे जिसे बचपना कहते हैं, जहां जीने मरने की कस्में खाई जाती थी। न वह मेरे लिए रुक सकता था, न मैं उसके साथ जा सकती थी। एक दिन मैंने उसके सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। अब तो तुम यहाँ से चले जाओगे, मेरा तुम्हारे बिना दिल कैसे लगेगा। फिर सवालिया लहजे में उसने कहा, या तो मुझे अपने साथ ले चलो या यहीं रह जाओ। मैं रो सी पड़ी। इन दोनों सूरतों में हमें एक काम तो करना ही पड़ेगा। उसने अपनी बात रखी। क्या? मैंने जानना चाहा। शादी। तुम तैयार हो क्या? उसने बिना किसी हिचकिचाहट से कहा। वह इतनी जल्दी इस नतीजे पर पहुंच जाएगा, मैंने सोचा भी न था। मैं तो चाहती हूँ। मैंने भी बिना कोई समय गंवाए बेबाक कह दिया। मम्मी को थोड़ा मनाना पड़ेगा। वे पुराने रीति रिवाजों को आज भी मानती हैं, पर पापा और भैया तुम मान जाएंगे। और तुम्हारे घर वाले? ओ जी, हमारे यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मेरी बहन तो एक बंगाली लड़के को पसंद करती थी, बाद में वह खुद ही पीछे हट गया। हम पहले हिंदू हैं, बाद में सिख। उस दिन पहली बार मैंने जाना कि वह भी मुझे उतना ही चाहता है जितना मैं जिस बात को घुमा फिरा कर पूछना चाहती थी, उसने खुले दिल से कह दिया। उसकी ऐसी बात उसे दूसरों से अलग करती थी। अब तो मैं दिन रात उसी के ख्यालों में डूबी रहती और खुली आंखों से सपने देखती। घर पर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जिन मम्मी पापा पर मुझे भरोसा था, उन्होंने ही मेरा भरोसा तोड़ दिया। इस मिलन से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, मुझे सख्त हिदायतें दे दी कि अगर पीएचडी करनी है तो घर रह कर करो। घर वालों का विरोध करने का जो साहस होना चाहिए था, उसकी मुझ में कमी थी। मैं खामोश हो गई। क्या करती? मैं तब उन पर बोझ थी। काश उस दिन कहीं से विरोध करने की हिम्मत जुटा पाती तो आज जिंदगी कुछ और ही होती। उस दिन मैं उसे स्टेशन तक छोड़ने आई। वह मेरी जिंदगी का बेहद गमगीन पल था। मेरी हालत उस पक्षी की जैसी थी जिसे पता था कि उसके पंख अब कटने ही वाले हैं। पहली बार मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। मैं यह भी नहीं कह सकती थी कि फिर मिलेंगे। मैं उसे बस देखती ही जा रही थी। एक बार तो हुआ कि उसके साथ गाड़ी में बैठकर भाग ही जाऊं, पर ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। काश मैंने उस दिन अपनी भावनाओं को दबाया न होता और हिम्मत से काम लेती। उसका हाथ मेरे हाथ में था। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे और सांसें उखड़ने लगी। जाते जाते मैंने उससे कहा, फोन करते रहना। पता नहीं जिंदगी में दोबारा तुम्हें देख भी पाऊंगी या नहीं। क्या होगा फोन करके। कहकर उसने मेरा हाथ छुड़ा लिया। गाड़ी चल पड़ी। विदाई के लिए ना हाथ उठे ना होठ हिले और सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद न तो उसने कोई फोन किया, न मैंने। मैं भरे गले से वापस लखनऊ आ गई। घर वालों की अनदेखी ने मुझे बागी बना दिया था। बात बात पर मैं तुनक पड़ती। बस समय यूं ही घिसटता रहा और आज अचानक ही अपने चिर परिचित अंदाज में उसने कहा था, मैं नरेन। पहचाना मुझे? ऑडिटोरियल में तालियों की तेज गड़गड़ाहट से मैं भूत से वर्तमान में आ गिरी। वह सारी वाहवाही लूटे जा रहा था और मैं कोने में चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट लिए उसे देखे जा रही थी। अपने हाथ में ढेर सारी फूल मालाएं लादे वह मंच पर बैठा था। उससे नजरें मिलाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। कुछ ही पलों में वह भीड़ में से रास्ता बनाते हुए मेरे पास आकर धीरे से बोला, मैं कल सुबह वापस चला जाऊंगा। तुम चाहो तो अपने पिज्जा का उधार आज चुका सकती हो। याद है ना तुम्हारे भैया के साथ? मैं एकदम पिघल सी गई। बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई को छिपा लिया। इससे पहले कि वह मुझे रोता हुआ देख ले, मैंने सिर झुकाया और पर्स में से अपना कार्ड उसे थमाते हुए कहा, जब फुर्सत हो फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगी। कुछ सोचकर वह बोला, चलो कॉफी होम में मिलते हैं आधे घंटे बाद। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? मेरा मतलब घर पर ना नहीं। कहकर मैं वहां से चल दी।
मैं कॉफी का कप लेकर उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ गई, जहाँ कभी हम उसके साथ बैठा करते। फिर हम रीगल सिनेमा में पिक्चर देखते और 8 बजे से पहले मैं हॉस्टल वापस आ जाती। अब न वह रीगल हॉल रहा न वे दिन। मैं पुरानी यादों में खोई रही और इतना खो गई कि नरेन के आने का मुझे पता ही न चला। मुझे मालूम था तुम यहीं मिलोगी। मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, आज जब से मैंने तुमको देखा है बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहा और यह बात मेरे जेहन से उतर नहीं रही कि एमबीए करने के बाद भी तुम इस छोटे से इंस्टीट्यूट में पढ़ाती होगी। मैं तो समझता था कि किसी बड़े कॉलेज में प्रिंसिपल रही होगी या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर, है ना? मैंने बात काट कर कहा, नरेन, जिंदगी वैसी नहीं चलती जैसा हम सोचते हैं। अच्छा, अब फिलोसॉफिकल बातें छोड़ो, बताओ कुछ अपने बारे में। कहाँ रहती हो, घर में कौन कौन है? कहकर वह मुस्कुराने लगा। वह आज भी वैसा ही था जैसा पहले। मेरी राम कहानी तो 4 लाइनों में समाप्त हो जाएगी। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। कहो, कैसा चल रहा है? ओ जी, मेरा क्या है, मुंबई गया तो बस वहीं का होकर रह गया। सेठों की नौकरी पसंद नहीं आई तो मैंने आईआईटी से पीएचडी कर ली, फिर वहीं प्रोफेसर हो गया और अब वाइस प्रिंसिपल हूँ। और परिवार में? मैंने धड़कते दिल से पूछा। एक बेटा है जो जर्मनी में पढ़ रहा है। पापा रहे नहीं, मम्मी मेरे पास ही रहती है। वाइफ एक कॉलेज में लेक्चरर है। बस बड़ी खुशनुमा जिंदगी जी रहे हैं। तब तक वेटर आ गया। उसने मेरे लिए बर्गर और अपने लिए सैंडविच का ऑर्डर दे दिया। तुम अब तक मेरी पसंद नहीं भूले? मैंने संजीदा होकर पूछा। मेरी याद कभी नहीं आई? उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर धीरे से कहा, उन लम्हों की चर्चा हम नहीं करें तो अच्छा है। जिंदगी वैसी नहीं है जैसा हम चाहते हैं। लाख रुकावटें आए, वह अपना रास्ता खुद ब खुद चुनती रहती है। हमारा उस पर कोई अख्तियार नहीं है। पपड़ी पड़े घावों को नहीं कूरे दो तो अच्छा है। फिर वह एक ठंडी सांस भरकर बोला, छोड़ो यह सब, अपनी सुनाओ। सब ठीक तो है ना? क्या ठीक हूँ, बस ठीक ही समझो। क्या बताऊं, कुछ बताने लायक है ही नहीं। क्या मतलब? इतना रूखा सा जवाब क्यों दे रही हो? वह चौंका। तुमसे शादी होने नहीं दी और घर वाले मेरे लिए कोई घर-वर तलाश कर नहीं पाए। लखनऊ से पीएचडी करने की हसरत भी मन में ही रह गई। एक तरह से मेरा कुछ भी करने को मन नहीं करता था। उन दिनों कई अच्छे-अच्छे कॉलेजों और कंपनियों से ऑफर आए, परंतु मैं माता-पिता को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उनके रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वहीं रहने का फैसला लिया। मैंने भी वहीं नौकरी ढूंढ ली। मैं यह भूल गई थी कि कभी पिता भी बूढ़े होंगे। वे तो गुजर गए, उनको तो गुजरना ही था। माँ भाई के पास मुंबई चली गई। मैं अकेली वहाँ क्या करती? फिर दिल्ली में जो मिला उसी में जिंदगी बसर कर रही हूँ। 2 साल पहले माँ भी चली गई और जाते जाते हमारा घर भी भैया भाभी के नाम कर गई। मैंने जिन माँ बाप के लिए जिंदगी यूं ही गुजार दी वे भी चल दिए और जिस घर को पराई नजरों से बचाने में लगी रही वह भी चला गया। जिंदगी में अब कुछ खोने के लिए बचा नहीं है। सब कुछ उद्देश्यहीन नजर आता है। आज मानती हूँ गलती मेरी ही थी। मैंने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। कभी यह भी ख्याल नहीं आया कि उनके बाद मेरा क्या होगा। मेरी तो सारी जिंदगी बेकार ही चली गई। मेरा अपना अब कोई रहा ही नहीं। कहते कहते मेरे होंठ थम गए। बरसों की दबी रुलाई सिसकी में फूट पड़ी और मैं सिर ढक कर रोने लगी। मैंने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों के बीच एक लंबा सन्नाटा सा पसर गया। थोड़ी देर में जी हल्का होने पर मैंने कहा, मैं हर कदम पर छली गई, कभी अपनों से तो कभी समय से। दोष किसको दूं? बस बेचारी सी बनकर रह गई हूँ। लंबी चुप्पी के बाद नरेन बोला,
मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? मैं जानती हूँ आज जीवन के इस मोड़ पर भी तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो, पर मैं तुमसे कोई मदद लेना नहीं चाहती। मुझे यह लड़ाई खुद से लड़नी है। काश यह लड़ाई मैंने उस दिन लड़ी होती जिस दिन तुमसे आखिरी मुलाकात हुई थी। तुम फिर से घर क्यों नहीं बसा लेती? उसने कहा। मेरा घर बसा ही कहाँ था जो फिर से बसाऊं? वह तो बसने से पहले ही ढह गया था। कहकर मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। उम्र के जिस मोड़ पर तुम खड़ी हो, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, पर कहते कहते उसका गला भर आया। आगे कुछ कहने के लिए उसको शायद शब्द नहीं मिल रहे थे। शाम बहुत हो चुकी थी। कॉफी होम भी तकरीबन खाली हो चुका था। अब फिर से हमारे बिछुड़ने की बारी थी। उसने खड़े होते हुए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं कटे वृक्ष की तरह उसकी बाहों में गिर पड़ी और अमर बेल की तरह उससे जाकर लिपट गई। उसकी बाहों की कसावट को मैं महसूस कर रही थी और धीरे धीरे अपनी पकड़ को ढीली करके मूक बने हुए हम एक दूसरे से विदा हो गए। मेरी जबान ने एक बार फिर से मेरा साथ छोड़ दिया। फिर एक दिन सुबह सुबह उसका फोन आया। मैं सेंटर जाने की तैयारी कर रही थी। वह बोला, सुनो, एक बहुत ही शानदार खबर है। मैंने तुम्हारे मतलब का एक काम ढूंढा है जिसमें तुम्हारा तजर्बा बहुत काम आएगा। तुमने ढूंढा है तो ठीक ही होगा। मैंने कहा, बताओ कब और कहाँ जाना है? बस मुंबई मत बुलाना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे एक जानने वाले का गुड़गांव के पास एक वृद्धा आश्रम है। ऐसा वैसा नहीं, 5 स्टार फैसिलिटीज वाला है। वह खुद तो फ्रांस में रहता है, पर उसे आश्रम के लिए एक लेडी डायरेक्टर चाहिए। तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने हाँ कर दी है। इनकार मत करना। तुम चाहो तो 1 महीने की छुट्टी ले लो। ना पसंद आए तो यहीं वापस आ जाना। एक नई जिंदगी तो कभी भी शुरू की जा सकती है। उसकी बात में एक अपील थी, ठहराव था, एक अच्छे दोस्त और हमदर्द की तरह एक तरह से आदेश भी था। मैं अपना चेहरा अपने हाथों से छिपाकर रोने लगी। इसी अधिकार की भावना के लिए तो तरस गई थी। मन का एक छोटा सा कोना उसी का था और सदा उसी का रहेगा। उसकी यादों की मीठी छांव में बैठने से कलेजा को आज भी ठंडक पहुंचती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।